बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आप में से बहुतों ने वंदे मातरम गाया और सुना होगा। इसकी मधुर और गंभीर गूंज भारतीय झंडा फहराने के समय प्रायः सुनाई पड़ती है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयजी शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। भारत के सैकड़ों नौजवानों ने वंदे मातरम का नारा लगाते हुए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई और इसके पुरस्कार में लाठियां और गोलियां खाईं। इन शब्दों में ही मानो ऐसा संगीत है कि सुनने वाला देश प्रेम के भावों से भर जाता है। एक अजीब सी तरंग सुनने वाले की नस नस में दौड़ जाती है। आप जानते हैं इसे किसने रचा था? आइए देश प्रेम के इतिहास की कहानी कहने वाले इस गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन की कुछ बातें जानने का प्रयत्न करें। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 27 जून 1838 में बंगाल के 24 परगना के कांठालपाड़ा नामक गांव में हुआ था। वह संपन्न घर से थे और उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत आदि में भली भांति शिक्षा ग्रहण की थी। बचपन से ही उनमें मातृभाषा और मातृभूमि के प्रति प्रेम था। युवा अवस्था में एक दिन उन्हें अपने एक मित्र का पत्र मिला। उन दिनों अंग्रेजी का ही प्रचार था और अब लोग एक दूसरे को पत्र लिखते समय अंग्रेजी का ही प्रयोग करते थे। उनके मित्र का पत्र भी अंग्रेजी में ही था। उन्होंने उसे बिना पढ़े ही लौटा दिया। साथ में यह भी लिख दिया कि भाई, अंग्रेजी ना तो तुम्हारी मातृभाषा है न मेरी। ऐसी हालत में कोई कारण नहीं कि तुम मुझे अंग्रेजी में पत्र लिखो। बंकिम जैसे लोगों के इस प्रकार के ऊंचे विचारों का ही नतीजा है कि बंगाल भाषा का प्रयोग भले आदमियों में लोकप्रिय हुआ। ये बात नहीं कि बंकिम अंग्रेजी के विद्वान न थे। सच तो यह है कि वे अंग्रेजी का इतना ज्ञान रखते थे कि यदि चाहते तो और बहुत से भारतीयों की तरह अंग्रेजी लेखक बन सकते थे, पर उन्होंने अपनी मातृभाषा की सेवा करना ही उचित समझा। उनके इस व्रत से बंगला भाषा ही नहीं, सारे भारतीय साहित्य को लाभ पहुंचा। भाषा प्रेम के साथ साथ बंकिम में देश प्रेम भी कूट कूट कर भरा था। वे सारी उम्र सरकारी नौकर रहे, पर कभी अंग्रेजी से दबे नहीं। एक बार की बात है कि कुछ असभ्य गोरों ने उनके छोटे भाई पर अपना कुत्ता छोड़ दिया। इससे वह घबरा गया। यह देखकर बंकिम बीच में कूद पड़े और उन्होंने गोरों को इस प्रकार धमकाया कि वे कुत्ते को वापस बुलाकर खिसक गए। उस युग में इस प्रकार का साहस बहुत कम लोग कर सकते थे। कहा जाता है कि गोरों के प्रति अपने इस व्यवहार के कारण वे सरकारी नौकरी में पर्याप्त तरक्की नहीं कर पाए। बंकिम बड़े ही बुद्धिमान थे। पढ़ाई समाप्त करके वे एक सरकारी नौकरी में लग गए थे। उन दिनों सब अच्छे छात्र सरकारी नौकरी में लगने की कोशिश करते थे। नौकरी के साथ साथ बंकिम चंद्र साहित्य सेवा में भी जुटे रहे। सबसे पहले उनकी कुछ कविताएं प्रकाशित हुई। उस समय बंगला साहित्य में अच्छे कवि तो थे, परंतु गद्य लेखक या उपन्यास तथा कहानी लेखक नहीं के बराबर थे। उन दिनों बंगला में अंग्रेजी की चर्चा बहुत अधिक थी। शिक्षित युवक अंग्रेजी बोलने, लिखने तथा अंग्रेजी साहित्य पाठ करने में जितनी दिलचस्पी लिया करते थे, उतनी मातृभाषा में नहीं। बंगला भाषा का साहित्य अंग्रेजी के मुकाबले में हीन था। ये सच है। एक ओर अंग्रेजी वाले और दूसरी ओर संस्कृत के पंडित बंगला भाषा या साहित्य को कोई महत्व नहीं देते थे। साहित्य के बहुत से क्षेत्रों को बंकिम चंद्र ने अपने लेखनी का स्पर्श दिया और सभी में, विशेषकर उपन्यास तथा निबंध साहित्य में बहुत आगे तक बढ़ गए। उन्होंने अपने निबंध यह सिखाने के लिए लिखे कि हम भारतवासी इस समय भले ही गिर गए हैं, पर कभी हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे भी थे। उनके उपन्यास वीरता और देशभक्ति की मानो पाठ्य पुस्तकें हैं। उनके पहले उपन्यास का नाम था
दुर्गेश नंदिनी। ये एक ऐतिहासिक कहानी है। उस समय वे 27 वर्ष के थे। उपन्यास इतने अच्छे ढंग से लिखा गया था कि लोग पढ़कर चकित रह गए। जो लोग बंगला को पढ़ने योग्य नहीं समझते थे, वे भी दूसरों के कहने पर उसे पढ़ गए और उनमें एक नया जोश आ गया। नतीजा यह हुआ कि बंकिम के लेखों तथा उपन्यासों के लिए लोग उत्सुक रहने लगे। बंकिम बंग दर्शन के नाम से एक साहित्यिक पत्र भी निकालने लगे थे। आज भारत की प्रत्येक भाषा में हजारों पत्र पत्रिकाएं हैं। बंगला में अब पत्र पत्रिकाओं की संख्या बहुत अधिक है, पर उन दिनों के हालात कुछ और थे। बंग दर्शन कोई मामूली ढंग का पत्र न था। उसके संपादक स्वयं बंकिम चंद्र थे। उसमें सबसे बड़ा आकर्षण स्वयं उनकी रचनाएं थीं। उसमें उपन्यास, साहित्य, समालोचना और विभिन्न प्रकार के लेख, निबंध आदि प्रकाशित होते थे। बंग दर्शन की लोग बाट जोड़ते थे और पाते ही उसे पढ़ लेते थे। उनकी आलोचना, व्याख्या तथा सामूहिक पाठ हुआ करता था। लोग बंकिम की रचनाओं की पंक्तियों को याद कर लेते थे। बंकिम चंद्र अपने युग में कितने मशहूर हुए, इसका इस बात से पता लगता है कि उस जमाने में बंकिम चंद्र के उपन्यास आदि पढ़कर उसके कुछ अंश जुबानी याद कर लेना लोग पसंद करते थे। जो लोग पत्र आदि में बंकिम की शैली का अनुसरण करते थे, वे विद्वान समझे जाते थे। साहित्यिक क्षेत्र में उनका बड़ा मान था। बंकिम के शुरू के उपन्यास अधिकतर नाटकीय हैं, अर्थात उनमें सनसनी भरी घटनाएं ज्यादा हैं। उनका दूसरा उपन्यास है कपाल कुंडला। इस उपन्यास की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो प्रकृति के बीच पली है, जिसे समाज की रीति नीति कुछ भी मालूम नहीं। इससे प्रतीत होता है कि बंकिम एक स्वतंत्र नारी का चरित्र चित्रित करना चाहते थे। एक ऐसी कन्या जो दुनिया में रहकर भी एक अनोखे प्राकृतिक वन फूल की तरह थी। संसार और समाज से बाहर दूर जंगल में पलने पर ही कन्या स्वाभाविक रूप से कपाल कुंडला की तरह हो सकती थी। कपाल कुंडला के बाद उन्होंने मृणालिनी नामक उपन्यास लिखा। इसके बाद तो एक के बाद एक कई उपन्यास निकलते गए। विष वृक्ष, कृष्णकांत का वसीयतनामा, रजनी, चंद्रशेखर आदि। राष्ट्रीयता की दृष्टि से उनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है आनंद मठ। वंदे मातरम गीत इसी में आता है। आनंद मठ जैसे एक नया राग सुनाने को ही लिखा गया था। इस उपन्यास को सामाजिक भी कहा जा सकता है और एक सीमा तक ऐतिहासिक भी। उपन्यास का वास्तविक उद्देश्य कहानी की आड़ में लोगों को देशभक्ति का पाठ सिखाना था। विदेशी शासन से देश को मुक्त कराने की जो भावना देशवासियों के हृदय में जगी, वह अंग्रेजी पढ़ने से या यूरोप का इतिहास पढ़ने से नहीं, बल्कि अंग्रेजों के शासन में किए गए भारतीयों के अपमान और अत्याचार से ही उत्पन्न हुई थी। लगभग काल्पनिक इतिहास को साकार बनाकर बंकिम ने देश के सामने एक महान आदर्श खड़ा कर दिया। उस उपन्यास में एक मठ के साधुओं ने देश की रक्षा के लिए शत्रुओं से लड़ाई की और इसी आदर्श के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन साधुओं ने दुश्मन के विरुद्ध अस्त्र धारण किया। उनका मंत्र था वंदे मातरम। वे भारत माता के चरणों में अपना जीवन बलिदान करते हैं। उपन्यास में दुश्मन के विरुद्ध एक, दो या तीन व्यक्तियों को नहीं, बल्कि पूरे समाज को संगठित रूप में विद्रोह के लिए तैयार होते हुए आनंद मठ का इतिहास बहुत कुछ काल्पनिक है, परंतु इससे भारतीय जनता के सामने स्वाधीनता की लड़ाई का एक इतिहास आया। बंकिम बड़े ही हंसमुख और भद्र व्यक्ति थे। उनके चरित्र में ओजस्विता थी। उनमें एक वास्तविक प्रतिभाशाली लेखक के सभी गुण मौजूद थे। वह
कठोर परिश्रम करके अध्ययन करते थे। बंगला के अलावा अंग्रेजी और संस्कृत पर उनका विशेष अधिकार था। जब वे कभी अंग्रेजी दैनिकों में लिखा करते तो उनका लेख बहुत ही तीखा होता था। बंकिम चंद्र ने कृष्ण चरित्र नाम से कुछ लेख लिखे थे। उनका विषय था श्री कृष्ण के चरित्र की आलोचना। उनमें उन्होंने नए ढंग से कृष्ण भगवान के कार्य की व्याख्या की। बंकिम कभी अपने नाम का प्रचार नहीं करना चाहते थे। अपने उपन्यासों के लिए भी उन्होंने शायद ही कभी विज्ञापन आदि का सहारा लिया हो। जब कभी कोई नया लेखक आता था तो बंकिम चंद्र उसे हर प्रकार से प्रोत्साहन देते थे। बंगला साहित्य के स्वर्ण युग में सभी लेखक स्वयं को बंकिम का ऋणी समझते थे। स्वयं लेखक होना और बंकिम के दर्जे का लेखक होना बहुत ही बड़ी बात है। पर बंकिम उन थोड़े से लेखकों में से थे जो दूसरों को लेखक बनाना अपना कर्तव्य मानते थे। नए लेखकों के लिए वे बड़ा परिश्रम करते थे। बंकिम के प्रायः सभी उपन्यासों का हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। कुछ अंग्रेजी में भी अनुदित हैं। भारत की अन्य भाषाओं के साहित्यकारों ने भी बंकिम चंद्र के उपन्यास कला का बड़े आदर से अध्ययन किया और उनके ढंग को अपनाया। बंकिम का देहांत 56 वर्ष की आयु में 8 अप्रैल 1894 को हुआ।